हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तहसील वेलफेयर ऑफिसर के मॉक टेस्ट के बारे में। ये हमारा फोर्थ मॉक टेस्ट है जिसे मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था इस तरह के कुछ क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं डेली इसी टाइम इसी क्लास में। 9 बजे हमारी रहेगी क्लास जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 to 20 क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने जो अभी पेड अपना एक सीरीज स्टार्ट की थी 399 की, उसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर इनको पहले ही कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये आप लोग को मिल सकते हैं। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके उनको परचेज कर सकते हैं, वो हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था आप लोगों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था है, या आप लोगों की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए, इसका सोल्यूशन पता होना चाहिए। जैसे ही आप लोगों का जो भारत देश है 1947, जैसे ही आप लोगों का जो देश है वो स्वतंत्रता की प्राप्ति करता है, उसके बाद जो भारत आप लोगों का था, इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से या आर्थिक पद्धति की इसमें कल्पना की थी कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था होगी वो आर्थिक पद्धति के ऊपर होगी। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज़ इसको भी आप लोग नोट डाउन करते रहना, ठीक है। जो जो आप लोगों को मैं बताता रहूँगा प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लेना आप लोगों ने अच्छे से। तो इसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो एक तरह की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और आप लोगों की सामाजिक अर्थव्यवस्था थी। इसी कारण इन दोनों ही अर्थव्यवस्था के कम्बिनेशन को कहा जाता है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी कारण कहा जाता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक तरह की मिक्सचर इकोनॉमी के रूप में जानी जाती है। तो राइट आंसर आप लोगों का आएगा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था किन दो अर्थव्यवस्थाओं के गठन से बनी है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और आप लोगों की जो सोशलिस्ट है या आप लोगों की जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की मानी जाती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ पूंजीवादी एंड समाजवादी, इसी से बनी है आप लोगों की मिश्रित। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग इसमें होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का उपयोग होगा। ऊपर दिए गए विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को आप लोगों के निरूपित करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऑप्शन में है, पूंजी अर्थव्यवस्था है, सामाजिक है, और आप लोगों की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। तो आप लोगों ने याद रखना है, जहाँ पे बात की जाए श्रम और पूंजी की, जहाँ पे आप लोगों का जो श्रम होगा, जो आप लोगों की मेहनत होगी, वो पूंजी से क्या होगी, सस्ती। तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग वहाँ पे होगा। यदि आप लोगों का श्रम की अपेक्षा में अगर आप लोगों की पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का यहाँ पे प्रयोग होगा। तो ये अर्थव्यवस्था आप लोगों की कहलाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो याद रखना आप लोगों ने, इस डेफिनेशंस को याद रख लेना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप लोगों की संबंधित होती है जहाँ पे वस्तुओं की मांग और जो आप लोगों का पूर्ति बाजार होता है, इस पर शक्तियों का जो निर्भर, मतलब इस पे जो आप लोगों की शक्तियाँ होती हैं वो निर्भर करते हैं किसी अन्य चीज़ पे या आप लोगों की पूंजीवाद के ऊपर। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महाल नौविस मॉडल के ऊपर आप लोगों की आधारित थी। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, दूसरी, पांचवी और 12वीं। तो राइट आंसर आप लोगों का आएगा दूसरी। जो आप लोगों की सेकंड पंचवर्षीय या 5 ईयर प्लान थी वो आप लोगों की आधारित थी या बेस थी आप लोगों के एक मॉडल पे जिसका नाम था आप लोगों का महाल नौविस मॉडल। तो महाल नौविस मॉडल आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये आप लोगों ने ध्यान रखना है इसको, ओके। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो आप लोगों की महाल नौविस मॉडल थी ये किससे आप लोगों की प्रेरित थी, तो एक स्टैटिकल प्रोफेसर थे आप लोगों के जिनका नाम था प्रशांत चंद्र महाल नौबिस। प्रशांत चंद्र महाल नौबिस थे, इनके ऊपर ये डिपेंड करती थी, इन्हीं से आप लोगों की प्रेरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से भारत की किस गंगा का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। तो इनमें से कौन सी गंगा आप लोगों की नदी है जिसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, गंगा, सिंधु या गोदावरी। तो ये हमने अपने इंडियन ज्योग्राफी के मॉडल में हमने या क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें हमने देखा था कि जो आप लोगों की गंगा है सबसे बड़ा आप लोगों का एक तरह का अपवाह इसका है, सबसे ज़्यादा इस फ्लो में आप लोगों की चलती है। और ये भी आप लोगों ने इसके बारे में देखा था कि आप लोगों की जो गंगा है ये उत्तर से निकलती है हिमालय से,
उत्तर से आप लोगों का हिमालय से निकलने वाली है। और ये जो गंगा है आप लोगों की, ये 12 मासी चलती है आप लोगों की। ऐसा नहीं है कि ये बीच में सूख जाती है, तो ये इसका जो आप लोगों का हिमालय पर्वत से इसके ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, और ये आप लोगों का इसका जो फ्लो रहता है वो 12 महीने तक ही आप लोगों का चला रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी आप लोगों की विश्व की पूछा जाए तो प्लीज़ याद रखना आप लोगों ने, अमेजोन है वो। तो भारत की आप लोगों की गंगा है, तो विश्व या वर्ल्ड की आप लोगों की अमेजन है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं? नुब्रा, श्योक, झेलम, जास्कर और रावी। तो आप लोगों को इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, नुब्रा आप लोगों की ये भी है, श्योक भी है, झेलम भी है, जास्कर भी है और रावी भी है। द राइट आंसर आप लोगों का आएगा डी। ये पांचों आप लोगों की क्या हैं? ये सारी आप लोगों की किसकी सहायक नदियां हैं? ये सारी नदियां आप लोगों की सहायक हैं किसकी? सिंधु नदी की। ओके, तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिंधु नदी है ये कहाँ से आप लोगों का इसका ओरिजिन होता है? तो याद रखना आप लोगों ने, इसका उद्गम स्थान है मानसरोवर। तो आप लोगों ने इनको हिमाचल में भी पढ़ा होगा। तो मानसरोवर झील है जो आप लोगों की वो तिब्बत में पड़ती है, और इसका जो आप लोगों का पश्चिमी एरिया है, बेस्ट एरिया जो आप लोगों का है, वहाँ से बहती हुई ये आप लोगों की जम्मू से लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये आप लोगों ने इसके बारे में एक और चीज़ याद रखनी है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी आप लोगों की लद्दाख में एक बहुत ही सुंदर गोर्स बनाती है आप लोगों की, या गोर्स का निर्माण करती है? तो गोर्स का निर्माण आप लोगों का किया जाता है लद्दाख में सिंधु नदी के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसकी जो आप लोगों को बता दी मैंने, सहायक नदियाँ नुब्रा, श्योक, झेलम, जास्कर और रावी है। सिक्स क्वेश्चन है आप लोगों का, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पे होता है? विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, प्रयाग या नंद प्रयाग? तो जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों का देव प्रयाग है इस जगह पे जो आप लोगों का उत्तराखंड में पड़ेगा, ये आप लोगों का देव प्रयाग। यहाँ पे भागीरथी और आप लोगों की जो अलकनंदा है, इन दोनों को क्या होता है? इन दोनों का संगम स्थान बनता है आप लोगों का। ठीक है, तो देव प्रयाग में ही आप लोगों की जो गंगा नदी है, ठीक है, इसको भागीरथी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है कि जो आप लोगों की भागीरथी है इसको देव प्रयाग किस जगह पे, देव प्रयाग में किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों की गंगा नदी को देव प्रयाग में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये आप लोगों की अलकनंदा में जाके मिलती है, इसको गंगा नाम से जानना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है? तो घाघरा, रामगंगा, गंडक या आप लोगों की कोसी? तो जल्दी से आप लोगों ने बताना है। तो गंगा की सहायक नदियां तो सारी हैं, बट आप लोगों की जो गंडक हो गई आपकी और कोसी नदी है, ये आप लोगों की निकलती है। इनका जो उद्गम स्थान है वो नेपाल हिमालय से आप लोगों का माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। घाघरा से अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए तो घाघरा आप लोगों की कहाँ से निकलती है? तो एक ग्लेशियर से निकलती है। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? तो उस ग्लेशियर का नाम है आप लोगों का मापचा चुंदो। तो मापचा चुंदो से आप लोगों का जो है घाघरा निकलती है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये कौन सी जगह पे उस पर मिलती है, तो काली नामक एक स्थान है, या आप लोगों ने याद रखना है काली गंगा स्थान पे ये आप लोगों की गंगा से मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों की आती है गंडक। गंडक है आप लोगों की, तो ये आप लोगों की काली और एक त्रिशूल गंगा है, इसके मिलन से आप लोगों की बनती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है, आप लोगों ने इसमें जो गंडक है इसका जो उद्गम स्थान है वो नेपाल का हिमालय पर्वत है। इसके बाद आप लोगों की आ जाती है रामगंगा। तो रामगंगा के बारे में ध्यान रखना, ये आप लोगों की उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड का जो आप लोगों का कुमायूं नामक स्थान है, वहाँ से आप लोगों की रामगंगा निकलेगी। और जो आप लोगों का कोसी है, कोसी आप लोगों ने याद रखना है माउंट एवरेस्ट के आप लोगों के ईस्ट साइड से निकल, ईस्ट नहीं नॉर्थ ईस्ट, हाँ वेस्ट साइड से निकलेगी आप लोगों की ये। ठीक है, तो वेस्ट साइड से आप लोगों की निकलेगी ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और जो आप लोगों को मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो कुछ इसी तरह से दिए हैं, और हो सकता है तहसील वेलफेयर ऑफिसर इस बार आप लोगों को कथनों के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा दे। क्वेश्चन आप लोगों का है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? सत्याग्रह का पहला प्रयोग इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था।
दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारोह से हुई थी। क्या ये बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है? तो हम एक एक चीज़ के ऊपर गौर करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, गांधी जी आप लोगों के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 जनवरी में, ये बिल्कुल बात सही है। सत्याग्रह जो इनके द्वारा किया गया था, इसका जो पहला आप लोगों का प्रयोग इन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में किया था, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका से जब ये 1915 में लौटे थे तो इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति हुई थी वो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी, यह बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आप लोगों का ये आएगा फोर्थ। तो याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। अब यहाँ से गांधी जी के बारे में छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी आप लोगों के दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, और यहाँ पे ये लगभग 2 साल तक रहे थे, आई थिंक 2 दशक तक रहे थे, 20 साल तक रहे थे यहाँ पे। ओके, तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने, रिलेटेड इन्हें 10 या 15 साल तक का इनका समय रहा था वहाँ का, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना। बट आप लोगों को इतना नहीं पूछेगा, जस्ट ये पूछा जाएगा कि ये कब रहे थे, तो 1893 में वहाँ से गए थे। और इसके बाद आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि 1915 जनवरी में ये भारत वापस आ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अहमदाबाद मिड हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, रोलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान और खेड़ा सत्याग्रह। तो बताइए कि आप लोगों का इनमें पहला कौन हुआ था और बाद में कौन हुआ था? तो याद रखना आप लोगों ने इनके बारे में। सबसे पहले तो इनकी डेट याद रखना। जो आप लोगों का चंपारण हुआ था वो आप लोगों का 1917, लगभग 2 साल जब भारत में आए थे उसके बाद इन्होंने शुरू किया था। इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल जो आप लोगों की थी, इसकी आप लोगों ने याद रखनी है डेट। ठीक है, 1 साल के बाद 1918, और अगर मंथ पूछ लें तो फरवरी मंथ आप लोगों ने याद रखना है। रोलट एक्ट के विरुद्ध इन्होंने अभियान जो स्टार्ट किया था वो आप लोगों का मार्च 1918 में किया था। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो इनका आया था वो आप लोगों का 1919 में आया था। तो इसके अनुसार इनकी आप लोगों ने क्रमबद्ध करना है। तो पहले पे तो ये आ गए, दूसरे पे ये आ गए, ये 1918 आप लोगों का आएगा। दूसरे पे ये, तीसरे पे ये आएंगे और चौथे पे ये। तो 1 2 3 4, तो कौन सा आप लोगों का इसमें सही बनेगा? तो जल्दी से बताइए आप लोगों ने। तो बनेगी आप लोगों की 2 1 3 4, 2 1 3 4 जहाँ पे है वो राइट होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का थर्ड बनेगा, बिल्कुल सही आप लोगों का। तो क्रमबद्ध अगर आप इनको करोगे तो गांधी जी का ये सही रहेगा आप लोगों का। 10th क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर लाया गया। इसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा एकत्रित हुई थी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से आप लोगों ने बताना है। तो रोलेट एक्ट आप लोगों का सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति, तो ये बिल्कुल सही है। और इसी का विरोध आप लोगों का जलियांवाला बाग में हुआ था, ये दोनों राइट होंगे। तो याद रखना आप लोगों ने, इसका सेकंड, इसका भी थर्ड आंसर आएगा जो बिल्कुल सही है। तो प्रथम विश्व युद्ध आप लोगों का कब से लेकर कब तक हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध आप लोगों का हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। इसी के बाद, जैसे ही इसके बाद तो अंग्रेजों ने भारत में क्या कर दिया था, प्रेस पे आप लोगों का बिल्कुल प्रतिबंध, बैन लगा दिया था। और इन्होंने ये भी बात दी थी कि बिना किसी जांच के किसी को भी ये कारावास में डाल सकते हैं जिस पे भी शक होगा। और इसी के संदर्भ में आप लोगों के सर सिडनी रोलेट थे, इनकी अध्यक्षता में रोलेट एक्ट आप लोगों का आया था। और इसी के विरोध में 1919 में आप लोगों का जलियांवाला बाग में एक हुई थी, एक सभा एकत्रित हुई थी। और इसके ऊपर आप लोगों को पता ही है क्या आप लोगों का हुआ था। तो इसके अगेंस्ट आप लोगों के जो, इसके बारे में एक और चीज़ याद रखना आप लोगों ने, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। जलियांवाला बाग के ऊपर आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग में जो आप लोगों के 2 मुख्य नेता थे उनका क्या नाम था, जिनको जिनके अगेंस्ट अंग्रेजों ने बिना पूछताछ के उनको उठा लिया था। और उन्हीं के रिलेटेड आप लोगों की जनसभा यहाँ पे आई थी जलियांवाला बाग में। तो इनमें से 2 पर्सन थे, 2 नेता थे आप लोगों के, एक थे सत्यपाल और एक थे आप लोगों के सैफुद्दीन किचलू।
ठीक है, तो 1919 में हुआ था। और इसी से रिलेटेड आप लोगों के जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी भी इसमें आप लोगों के शामिल होना चाहते थे, बट किसी कारण उनको अंग्रेजों ने क्या किया था, बंदी बना लिया था हरियाणा में आप लोगों के, तो ये जा नहीं पाए थे। तो ये भी इनके बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए जलियांवाला बाग में कितने लोग मारे गए थे, तो आप लोगों के टोटल 400 लोग इसमें शहीद हुए थे, मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था, बिल्कुल आप लोगों ने याद रखना है, ये बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। इस आंदोलन की मांग थी कि पहले ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे। तो एक और बात आप लोगों ने याद रखना है इसके बारे में, जो आप लोगों के अंग्रेज थे उन्होंने यही बात की थी कि अगर मुस्लिम हमारे साथ देते हैं हमारे विश्व युद्ध में, तो हम जितने भी आप लोगों के मुसलमान की जो भी प्लेसेस हैं उनको नहीं करेंगे। बट आप लोगों ने याद रखना है कि जो तुर्की का सुल्तान था उसको मुसलमानों के द्वारा क्या किया गया, उसको उसके पद से हटा दिया और खलीफा को भी वहाँ से हटा दिया था। तो इसी का विरोध किया था खिलाफत आंदोलन के बीच में। थर्ड, इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन में रहे। ये बिल्कुल गलत है, कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आप लोगों का थर्ड ऑप्शन इसमें आप लोगों का गलत रहेगा, बाकी सारे सही हैं। तो इसमें एक चीज़ बात और याद रखना आप लोगों ने, इसमें आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है कि गांधी जी इसके हेड बने थे। ठीक है, गांधी जी को इसका हेड बनाया था खिलाफत आंदोलन का। अब करंट अफेयर की बात की जाए, द जस्टिस हेमा कमीशन which recently highlighted issue faced by women in film industry was commissioned by which state government? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। क्या इसका राइट आंसर रहेगा, तो जल्दी से आप लोगों ने आंसर देना है। तो ये राइट आंसर आप लोगों का केरला रहेगा। तो जस्टिस हेमा कमीशन आप लोगों का किससे संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना आप लोगों ने, वुमेन इन फीमेल इंडस्ट्री, जो कास्टिंग काउच वगैरह आप लोगों के देखने को सुनने को मिलते हैं, उसी से संबंधित आप लोगों का हेमा कमीशन है, जस्टिस हेमा कमीशन, जो आप लोगों का केरला गवर्नमेंट के द्वारा इसको आप लोगों का बनाया गया है। और उसमें आप लोगों ने याद रखना है 3 मेंबर का ये कमीशन है आप लोगों का, जिसमें आप लोगों का हेड है उनका नाम है हेमा, जो कि जस्टिस हेमा है, जो कि आप लोगों की जितनी भी वुमेन है। मलयालम फिल्म की बात यहाँ पे की जा रही है, बॉलीवुड की नहीं की जाएगी। मलयालम आप लोगों की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो आप लोगों की एक्ट्रेस होती हैं या मॉडल होती हैं, उनके द्वारा जितने भी कास्टिंग काउच के जितने भी केसेस दिए जाते हैं, उनके रिलेटेड केरला सरकार ने इसका कदम उठाया है। 15 क्वेश्चन है, द स्वर्ण जयंती फेलोशिप हैव बीन रिसेंटली अवार्ड टू 14 पर्सनैलिटी बिलोंगिंग टू विच प्रोफेशन? ये क्या राइटर, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, स्टूडेंट? तो स्वर्ण जयंती फेलोशिप आप लोगों की हाल ही में लॉन्च की गई थी, जिसमें आप लोगों के 14 पर्सनैलिटी को अवार्ड दिया गया था इसमें। तो ये किस प्रोफेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। यहाँ पे बात की जाएगी 14 साइंटिस्ट की। तो ये आप लोगों का जो प्रोफेशन है वो आप लोगों का साइंटिस्ट का है। ठीक है, तो इनके जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड इन्होंने भी अच्छा कार्य किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको एक उत्कृष्ट सम्मान दिया जाता है, जो आप लोगों का स्वर्ण जयंती फेलोशिप के नाम से आप लोगों का जाना जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने, इम्पॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन, विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डे नलम स्कीम? अमेजोन, गूगल, फ्लिपकार्ट और माइक्रोसॉफ्ट। तो क्या राइट आंसर आपका आएगा, तो याद रखना आप लोगों ने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने फ्लिपकार्ट के साथ हाल ही में एक पार्टनरशिप की है। एक आप लोगों की स्कीम है जिसका नाम है डे नलम स्कीम। तो डे नलम स्कीम आप लोगों की किसके रिलेटेड होगी आप लोगों की, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये नेशनल अर्बन लिवहुड जो आप लोगों का है, उनको उनकी पोजीशन या उनके लिवहुड में एक परसेंटेज को बढ़ाने के लिए ये आप लोगों की स्कीम लॉन्च की गई है फ्लिपकार्ट और आप लोगों के आप लोगों की मिनिस्ट्री के द्वारा। 17 क्वेश्चन है, द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट कंडक्ट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम नेम्ड सुकन्या टू स्कूल गर्ल? किस पुलिस डिपार्टमेंट या किस स्टेट की पुलिस डिपार्टमेंट ने हाल ही में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिसको नाम दिया गया है सुकन्या, जो कि स्कूल गर्ल्स के लिए है? तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो आप लोगों की स्टेट गवर्नमेंट है, इनकी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इन्होंने अपने जितने भी स्कूल की जो जितनी भी लड़कियां होंगी उनको सेल्फ डिफेंस के लिए सुकन्या नामक एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। 18 क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट इट्स लैंड रिकॉर्ड विद द वेब पोर्टल ऑफ प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना? ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार। तो याद रखना आप लोगों ने, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का आएगा महाराष्ट्र। तो आप लोगों का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो स्टेट महाराष्ट्र का है, इन्होंने अभी अपना इसको इंटीग्रेट किया है रिकॉर्ड, जो कि आपके वेब पोर्टल आप लोगों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ लगाए हैं। तो और ये पहली स्टेट आप लोगों की बनी है। 19 क्वेश्चन आप लोगों का है, द वाइनल ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस नेम द पल्स कॉन्क्लेव 2020 इज टू बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो कहाँ पे आप लोगों की पल्स कॉन्क्लेव 2020 आप लोगों का हुआ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो जल्दी से आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। तो ये भी आप लोगों का महाराष्ट्र में ही आप लोगों का इस साल का जो आप लोगों का हुआ है कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों की हुई है, तो ये आप लोगों की फरवरी में हुई थी, आई थिंक फरवरी में ही हुई थी कंप्लीट। तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एडिशन था, तो ये 5th एडिशन है आप लोगों का इस साल का, ठीक है, 5th एडिशन माना जाता है। 20 क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च अ ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 350 किलोमीटर प्रति हर्स? तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने हाल ही में लॉन्च की है ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड है 350 किलोमीटर प्रति घंटा? तो ये आप लोगों की चाइना कंट्री आएगी। तो ये आप लोगों की चाइना कंट्री बन चुकी है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। और इसमें अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने किलोमीटर, 350 किलोमीटर, ठीक है। और ये आप लोगों की जितनी भी होगी विदाउट ड्राइवरलेस होगी, ड्राइवर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रहेगा आप लोगों का। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये कौन कौन सी सिटी में है, तो याद रखना आप लोगों ने बीजिंग और आप लोगों का जहांगीरकोई, ठीक है, बीजिंग और इसके साथ आप लोगों का आएगा जहांगीरको। तो ये दो सिटी को आपस में कनेक्ट करेगी 350 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। 21st क्वेश्चन, विच स्टेट इज सेट टू कंडक्ट अ डेडिकेटेड स्टेट लेवल अदालत फॉर LGBT कम्युनिटी? तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला और आप लोगों का गुजरात। तो याद रखना आप लोगों ने, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। और जब भी बात आप लोगों की LGBT की आए तो केरला गवर्नमेंट का ही आप लोगों ने याद रखना है। तो केरला गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी इनिशिएट ले रही है। तो ये आप लोगों ने इनके बारे में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए रहेगी। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा कब ट्रांसजेंडर जो पॉलिसी थी लॉन्च की गई थी, तो वो 2015, आई होप पूछ सकते हैं, बट फिर भी आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च इंडिया फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट कॉल्ड साइबर आश्वस्त? लखनऊ, जयपुर, गांधीनगर, अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का गांधीनगर आएगा। तो ये याद रखना आप लोगों ने, जो आप लोगों के यूनियन होम मिनिस्टर है जिनका नाम है अमित शाह, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट, जिसे इन्होंने नाम दिया है आश्वस्त, ठीक है, आश्वस्त इसका नाम है। तो ये गांधीनगर में आप लोगों का लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, साइबर क्राइम जितने भी होंगे उसको रोकने के लिए। 23rd क्वेश्चन, विच इंडियन रेसलर वन द गोल्ड मेडल एट द रोम रैंकिंग सीरीज 2020 इवेंट हेल्ड रिसेंटली? गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट या आप लोगों की साक्षी मलिक? तो याद रखना आप लोगों ने, विनेश फोगाट की यहाँ पे बात की जाएगी। इन्होंने हाल ही में रोम रैंकिंग सीरीज 2020 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इनके अगेंस्ट थी आपकी चाइनीज़ रेसलर थी। 24th क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ द फर्स्ट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी? तो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट स्टेट बनी है कंट्री की जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी। तो ये आप लोगों की उत्तराखंड इसका राइट आंसर आप लोगों का आएगा। तो 24 क्वेश्चन जो आप लोगों का रहेगा वो आप लोगों का उत्तराखंड रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विच इंडियन एयरपोर्ट इंट्रोड्यूस अ सर्विस कॉल्ड वुमेन विद व्हील्स टैक्सी सर्विस फॉर वुमेन ऑपरेटेड बाई वुमेन ड्राइवर्स? तो ये कौन सी आप लोगों की रहेगी? तो ये आप लोगों का है IGTI। तो IGTA तो आप लोगों का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इन्होंने शुरू की है सर्विस जिसे नाम दिया है वुमेन विद व्हील्स टैक्सी सर्विस, जो कि आपकी वुमेन्स के लिए और जो टोटली ऑपरेट की जाएगी वुमेन ड्राइवर के द्वारा। आप लोगों को स्टैटिक के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोगों का मुंबई में है। चेन्नई तो आपको पता है चेन्नई में होगा, और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कोची में है। तो ये आप लोगों के छोटे से क्वेश्चन थे 25 तक। और आप लोगों को अगर चाहिए इन सब की PDF, बट पेड PDF रहेगी, बट आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। 9 बजे आप लोगों के साथ मुलाकात।